पर पक्का आपकी बार प्रमुखता से दावेदारी पेश कर ही लेगा। प्रमुखता से दावेदारी तो करनी ही पड़ेगी। क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए? जलियांवाला कांड से बड़ा कांड मानगढ़ धाम पे हुआ। 1500 आदिवासी वहां पर शहीद हो गए। बिल्कुल। आप जिस इलाके से आते हैं, दानपुर इलाका है आपका, और वहां से लोग पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और कृषि नहीं कर पाते, उस वजह से वो लोग हैं क्या पलायन कर जाते हैं। तो कैसे पलायन को रोका जा सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? तो मैं अकेला वहां से जीता, यहाँ से जा करके, और वहां चार सीटों पे कांग्रेस जीत गई। मतलब दानपुर क्षेत्र से आप घाटोल में घुस गए, वहां जीत गए? हाँ, वहां जीता मैं, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडिया और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, आज है हमारे साथ में जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट राजेश जी कटारा साहब। आने वाले चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या रणनीति है आगे आने वाले चुनाव को लेकर। पहले तो राजेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की आवाज के चैनल को नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, मुझे बताइए पहले तो आपका राजनीतिक में कब से प्रवेश हुआ और क्या संघर्ष रहा आपका? मैंने छात्र राजनीति से शुरू करी थी राजनीति। मैं छात्र संघ का लगातार 7 साल तक अध्यक्ष रहा। कॉलेज की राजनीति के लिए हमने काफी लंबे समय तक, और मैं डिग्री प्राप्त करने के बाद में एलएलबी मैंने करी। एलएलबी मेरी 99 में फाइनल हो गई, और 99 में जैसे ही मेरी लॉ कंप्लीट हुई, और सौभाग्य से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल अलायंस में मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तो मेरी जिंदगी में मैं कभी वार्ड बस का चुनाव नहीं लड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं कॉलेज से निकला, हाँ। और निकलते ही मुझे सीधा देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मतलब बहुत खुशी का माहौल होगा उस टाइम तक। नौजवान थे, मैं 28 साल की उम्र में टिकट मिल गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि हंसते खेलते हमने चुनाव लड़ लिया। और आप विचार करोगे, उस समय सीधी फाइट थी। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जनता दल अलायंस थी, गठबंधन था एनडीए का। अच्छा। तो उस समय आपको मैं कहना चाहूंगा, मैं 1,14,000 के आसपास में हारा था। 1,14,000 वोटर से हारे थे। अच्छा। 99। अच्छा जी। तो टोटल वोटर्स कितने थे उस टाइम? उस समय वोट पड़े थे करीबन 5 लाख के आसपास। 5 लाख के आसपास। हाँ। अच्छा, देखिए कटरा साहब, आप बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़े आप स्टार्टिंग में, है ना? इसके बाद आप कौन कौन से चुनाव लड़े? मैं 1999 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में 2005 से 2010 पंचायत समिति छोटी सरन के अंदर जिला परिषद सदस्य रहा। 2015 में निर्विरोध डायरेक्टर बना, निर्विरोध प्रधान बना। 2015 से 20 तक वहां पंचायत समिति छोटी सरन में प्रधान रहा। 2020 के अंदर सुनिए, आप निर्विरोध प्रधान बने? निर्विरोध प्रधान रहा, डायरेक्टर भी निर्विरोध बना। क्या बात कर रहे हैं? आजकल तो निर्विरोध बनना भारी काम है। नहीं, हमने तो जनता ने मेरे को निर्विरोध चुना। अच्छा। पर डायरेक्टर भी निर्विरोध चुना और प्रधान भी निर्विरोध चुना। अच्छा, इसके बाद कौन सा लड़ा? इसके बाद में जब 2020 का चुनाव वापस हुआ पंचायती राज का, तो मेरे वहां पर प्रधान सीट महिला हो गई। हाँ। जिला परिषद की 3 सीटें, तीनों महिला हो गई। तब मेरे चुनाव लड़ने का मन नहीं बढ़ा। मैंने कहा आपके चुनाव नहीं लड़ना। अच्छा। फिर गुलाब जी भाई साहब आए कि नहीं तेरे को चुनाव लड़ना है। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब जी भाई साहब, हाँ। राज्यपाल है पंजाब हाँ के। हाँ हाँ। तो उनके आदेश की पालना करी। मैंने कहा जहाँ भाई साहब आप कह रहे हो, जहाँ आदेश करो वहां लड़े। तो उस समय घाटोल के अंदर 5 जिला परिषद सीटें थी और 5 जेंट्स थी। तो मुझे वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। घाटोल से? घाटोल से वार्ड नंबर 2 से। हाँ। चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद रिजल्ट आया, तो मैं अकेला वहां से जीता, यहाँ से जाकर के, और वहां 4 सीटों पे कांग्रेस जीत गई। मतलब दानपुर क्षेत्र से आप घाटोल में घुस गए, वहां जीत गए? हाँ, वहां जीता मैं, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 5-6 हजार वोटों से मैं जीता। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 2020। अभी लेटेस्ट? अभी लगातार जिला परिषद चल रहा। चुनाव नहीं हो जब तक तो जिला परिषद वहां से होंगे। अभी चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वहां से हट जाऊंगा जिला परिषद। देखिए भाई, यहाँ से मतलब दानपुर क्षेत्र से जाके घाटोल में जाके ताल ठोक दी राजेश जी ने। बड़ी रोमांचक बात है ये तो जनता का आशीर्वाद है। तो यहाँ के युवा वगैरह भी आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष करते दिखाई देते। तो आपने क्या उस टाइम में, बहुत सारे अभी लोग भी बोलते हैं, तो उस टाइम के नेताओं ने या फिर उस टाइम की युवा राजनीति ने उस टाइम आरक्षण को लेकर आपने कोई लड़ाई लड़ी? लड़ाई हमने बहुत लंबी लड़ी। हाँ। आपको मैं बता दूं, उस समय हमारा स्टूडेंट फेडरेशन जब चलता था, तो हम पूरे जिले के अंदर एक ही आवास के अंदर बांसड़ा जिला पूरा बंद कर देते थे। और उस समय हमने 92-95 में ये डिमांड करी थी कि उदयपुर संभाग में
टीएसपी एरिया घोषित किया जाए और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। अच्छा, हमने कब घोषणा करी थी? 92 में। 92 की बात कर रहे हैं? 92 की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ? हमारी घोषणा के बाद में सरकार नहीं माने तो हमने एक ऐलान कर दिया था बांसवाड़ा जिले में कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक हम राजस्थान सरकार के किसी भी मंत्री को बांसवाड़ा जिले में प्रवेश नहीं करने देंगे। ठीक है। तो उस समय भाजपा का राज था, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पंचायत राज मंत्री थे नाथू सिंह गुजर। अच्छा। तो वो जीत करके बांसवाड़ा आ गए। तो नहीं, मैं जाके आता हूँ, मीटिंग करूंगा यो। तो घाटोल रोड पे आपने देखा होगा वो चौराहा है, वहां पर अभी काफी भीड़ भाड़ रहती। वहां पर पोस्ट ऑफिस? नहीं, घाटोल चौराहा है, जो ये महादेव का मंदिर है, एसपी का पेट्रोल पंप है, उस जगह पे। अच्छा अच्छा। तो वहां पर बरसात हो रही थी, अगस्त का महीना था, नाथू सिंह जी गुजर आ गए। हमने ताबड़ सारे कॉलेज से लड़के इकट्ठे करके वहां पर रोड पे जाके हम सो गए। अच्छा। बरसात में हम सो गए। रामेश्वर सिंह ठाकुर एसपी थे, शांतिलाल चौबीसा सीआई थे। हमको बहुत समझाया, हमने छोटे छोटे नारे लगा दिए कि नाथू सिंह गुजर वापस जाओ, नारे लगा दिए। अच्छा। तो नाथू सिंह गुजर जीत करने लगे। एक टाइम में पुलिस की अपनी तैयारी थी लाठीचार्ज की, और हमारी तैयारी अलग हमारी भी थी। फिर हमारे पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया, हम भी हमारी तैयारी के साथ करते, हमने पुलिस पे हमला बोल दिया। क्या बात कर रहे हो? फिर जैसे ही पुलिस पे हमने हमला बोला, नाथू सिंह गुजर गाड़ी मुड़ा के वापस जयपुर भाग गए। तो केसेस लगा होगा? केसेस तो छोटा मोटा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी। हमने कहा हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मांगे मानो, आओ हम मीटिंग कराते हैं आपकी। लेकिन वो जीत पे देख नहीं मैं आऊंगा था। आखिर में उनको वापस उल्टे पाओ जयपुर लौटना। मुझे बताइए, आप बात करने का तरीका थोड़ा यूनिक लग रहा है। शिक्षा क्या रही है आप? शिक्षा मैंने बीए एलएलबी किया है। अच्छा। हाँ, बीए सुकड़िया विश्वविद्यालय से। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद फिर डटे रहे। और जब 95 में भैरव सिंह जी को लगा, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, अलायंस में बने थे, उसने कुछ करना चाहिए, तो पहली बार टीएसपी एरिया घोषित किया उदयपुर संभाग को। भाजपा ने टीएसपी एरिया घोषित किया, 1 से 6 की स्केल में 45% आरक्षण दिया। अच्छा। नौकरी में। अच्छा। हमें बड़ी खुशी हुई। आज भैरव सिंह जी यहाँ पर नहीं, लेकिन हमको लगा कि हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी गई। अच्छा। और 5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए दिया। मतलब 100 में से 50% आरक्षण उस समय भाजपा की गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। आप जिस इलाके से आते हैं, दानपुर इलाका है आपका, और वहां से लोग पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और कृषि नहीं कर पाते, उस वजह से वो लोग हैं क्या पलायन कर जाते हैं। तो कैसे पलायन को रोका जा सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल जी आए हैं, और मेरे मन की इच्छा है माई का पानी यहाँ से जालोल, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर तक ले जाने की बात हो रही है। फिर गुजरात जा रहा है, डूंगरपुर जा रहा है, और माई के किनारे पे हमारी 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर 29 ग्राम पंचायतें हैं। 30 किलोमीटर रेडियस में, और अबापुरा की ग्राम पंचायत 21। ठीक है। जो किनारे पे बसे हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी ये विचार नहीं किया कि यहाँ का पानी दूर दूर तक ले जाने का हम प्लान बना रहे हैं। लेकिन माई के किनारे पे जो विस्थापित हुए वहां के लोग, डैम बना तो उस क्षेत्र के लोग विस्थापित हुए। ठीक है। उन विस्थापित लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी, अभी तक कोई किया नहीं। लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने 211 करोड़ रुपए का बजट अभी सर्वे के लिए दिया है, और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हम इस धरती पे बुलाएंगे और उनसे ही घोषणा कराएंगे कि माई का पानी कैसे भी करके हमारी इस सूखी धरती में पहुंचाने का काम करें। अच्छा, ये मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके इलाके में और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वास्तव में आपको लगता है कि आप भाजपा के हैं तो भाजपा के साथ में रहकर उनके सॉल्व करवाए जाए? वहां पर केंद्र का एक 50,000 करोड़ का बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट खुला है, अणु बिजली का, जिसका नाम माई अणु बिजली का रखा गया है। मेरा ये वहां पर फोकस रहेगा कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक वहां पर उसमें रोजगार दिया जाए। ठीक है। शिक्षित और कुशल अकुशल श्रमिक जो भी है, और टेक्निकल लोग, और भी तो नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा अणु बिजली कर बांसवाड़ा की धरती पे आया है, तो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके उसमें अपनी भागीदारी निभाए, और वहां पर
इतना अच्छा रोजगार मिलेगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपके बीच में। घंटाला के पास में एक कालूराम जी करके हैं, अच्छा, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वो रावत बाटा कोटा के अंदर वो इंजीनियर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो अभी रिटायर होने वाला है। मेरी एक कई शादी में मुलाकात हो गई थी। हाँ, वो कह रहे थे कटरा साहब मैंने 300 बीघा जमीन रावत बाटा में ले रखी अच्छा, और सारी सुविधा मिलती है, नौकरी करते हैं, हर तरह की सुविधा वहाँ मुहैया हो जाती है, पैसा भी बहुत देती है। अच्छा, तो मैं यहाँ के नौजवानों से यही अपील करना चाहूंगा कि जब तक हम उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो बाहर के लोग आके रोजगार प्राप्त करेंगे। आज मोदी जी यहाँ पर नवंबर में आए थे शिलान्यास करने के लिए, तो 6 लड़के लड़कियां का बेंगलोर से आए थे परवीन जी, अच्छा, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 12 लड़के, हाँ, मैंने परिचय लिया, उनको मैंने कहा वहां से यहाँ क्यों आया था? हमारा IIT से सिलेक्ट हुआ मोदी जी के प्रोग्राम को सारा मैनेज करने के लिए। अच्छा, तो वो जब तक मोदी जी का प्रोग्राम नहीं हुआ तब तक वो लोग उसी जगह पे रहे और प्रोग्राम कराने के बाद में वापस यथास्थान चले गए। इसलिए शिक्षा होती है, शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो 100% अवसर मिलेंगे। ठीक है, एक इससे जुड़ी मैं बात करना चाहूंगा। आज ही शायद मैं गया था कलेक्टर के साइड, लोग वहां के लोग हैं शायद पावर प्लांट से जो विस्थापित हुए हैं, वो लोग शायद पासों की कुछ डिमांड कर रहे हैं या पैसा कुछ मिला नहीं, ऐसा है। देखो, आज आप पूरे देश का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, जितना डीएलसी का 7 गुना मुआवजा बांसवाड़ा के अणु बिजली केंद्र में दिया, 7,65,000 के आसपास में 1 बीघा का मुआवजा दिया गया। वहां जो डीएलसी थी उसका 7 गुना बढ़ा के दिया है। अच्छा, सूरत भी गए लोग, कोटा भी गए हैं, भोपाल भी ले गए, सब जगह दौरा किया है, वहां इतना कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, मुआवजा सरकार ने वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो डीएलसी थी उसका 7 गुना मुआवजा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे उन लोगों की डिमांड थी, कुछ टाइम पहले धरने भी प्रदर्शन किए थे उन लोगों ने, आपको ध्यान होगा शायद, हमारे युवाओं को नौकरी लेने लगानी चाहिए, स्थानीय युवा पलायन कर रहे हैं, तो क्या इनको रोजगार मिलने की संभावना है? हम रोजगार दिलाएंगे अच्छा, उनको। वहां पर जिस स्तर पे डिमांड है उस स्तर पे उनका वहां पर जो भी अधिकारी उनसे चर्चा करने के बाद में हम 100% जॉब दिलाएंगे। ठीक है। अभी एक मुद्दा बड़ा चल रहा है जी, आपको पता होगा, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को लेकर, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये फीका पड़ता जा रहा है और चुनावी सरगर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो तब भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए? जलियांवाला कांड से बड़ा कांड मानगढ़ धाम पे हुआ, 1500 आदिवासी वहां पर शहीद हो गए। बिल्कुल, उस शहीद की स्मृति में मानगढ़ धाम घोषित करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। मोदी जी उस धरती पे आए थे, उस समय उन्होंने घोषणा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार थी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है। मोदी जी उस समय, अशोक गहलोत जी ने डिमांड करी थी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मोदी जी ने उसका जवाब दिया था, 4 राज्यों के आस्था का केंद्र है आदिवासियों का मानगढ़ धाम। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर के इसका रोड मैप तैयार करें, कार्य योजना बनाए और विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ में केंद्र को प्रस्तुत करें। ठीक है। लेकिन राजनीतिक भेंट चढ़ गई वो बात। कांग्रेस के सीएम थे दोनों, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी, गुजरात के अकेले सीएम ने मान लो प्रस्ताव बढ़ाया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि चारों राज्यों के मिलकर बढ़ाओ, तो वो साझा रणनीति उनकी सहमति नहीं बन पाई। अच्छा। अब मुझे उम्मीद है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर के एक साझा योजना बनाएंगे। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह ध्यान है और ध्यान उनको करवाएंगे और ये सारा पहल राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि मानगढ़ धाम राजस्थान की सीमा में आता है। क्योंकि देखो, बहुत बार किले होता है ना, उनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो अपने आदिवासी भाई 1500 आदिवासियों की बलिदानों को भुलाया थोड़ी जा सकता। अगर मोदी जी के मन में नहीं होता तो मैं आपसे निवेदन करो, मोदी जी स्वयं पधारे, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो खुद जनजाति वर्ग से
बिलोंग करती है, वो भी उस धरती पे आई है। तो मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं है, और एक दिन ये सारी कार्य योजना जिस दिन के उनके दिमाग में जज गया, चारों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुला के भगा लेंगे और 2 सालों का काम मिनटों में निपटा देंगे। ठीक है, पूरी उम्मीद है मोदी जी से हमें। ठीक है। अब अपन आते हैं अभी, शायद कुछ टाइम पहले मैंने आपका एक भास्कर में फोटो छपा था, देखा था। शायद आप बांसवाड़ा की सीट है जो रिजर्व एसटी रिजर्व हुई, तो आप प्रमुखता से शायद सभापति की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या विजन है आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करता है। आपने कभी विचार किया था भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, जनता भी नहीं कहा। प्रदेश के 3 बार के संगठन के महामंत्री रहे। अच्छा, भाजपा के। हाँ, जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने मौका दिया, वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो हम धरातल पे काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। आज मैं भाजपा जनजाति मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री हूँ। कुछ दिन पहले मुझे उदयपुर संभाग का प्रभारी बनाया था, अभी मुझे वहां से हटा के वापस जोधपुर संभाग का प्रभारी बना दिया। अच्छा, तो हम काम कर रहे हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ता जब काम करता है तो मन में छोटी मोटी लालसा तो रहती है कि ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए। तो हमारा काम है दावा ठोकना, हाँ, उस पर लड़ाना नहीं लड़ाना संगठन का काम है। अच्छा। संगठन जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि। तो मतलब संगठन को सर्वोपरि मान रहे, अपने तरीके से दावेदारी प्रमुखता से निभा रहे, आप पेश कर रहे हैं। दावेदारी तो हमारी, मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता निभाता है, बिल्कुल। लेकिन संगठन किसको महत्व देता है, हाँ, वो किसे आगे करता है, वो संगठन के ऊपर निर्भर। ठीक है। तो क्या अब अगर आपको दावेदारी आप पेश कर रहे हैं, आपको टिकट दिया जाता है और आप लड़ते हैं और मान लो जीत जाते हैं, तो क्या विजन रहेगा बांसवाड़ा में? क्या चेंजेस कर सकते हैं आप? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। मेरा विजन स्पष्ट रूप से है कि बांसवाड़ा की जनता को अमन चैन मिले, शांति मिले, सड़कें बढ़िया मिले, पानी की सुविधा मिले, 24 घंटे उनको लाइट मिले, और किसी भी तरह से उनको कोई असुविधा नहीं हो। बुनियादी सुविधा मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है, वो सारी बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और साथ में हिंदुस्तान के मानचित्र पे जो चाजाकोटा, मानगढ़ धाम, बेड़ेश्वर धाम, घोटियाबा धाम, जिसे मां त्रिपुरा सुंदरी, जिसे धार्मिक केंद्र है, हिंदुस्तान के मानचित्र पे उनको उभारने का पूरा प्रयास करूंगा। और चाजाकोटा जो 100 टापुओं का क्षेत्र है, वहां पर पर्यटक आवे हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और वहां आमूल चूल परिवर्तन करके जनता के हित की जो भी सुविधा है उस सुविधा को मुहैया कराई। अच्छा, क्या विचार है? देखा, आने वाले समय में नगर निकाय के और पंचायती राज चुनाव है, तो क्या बीजेपी, कांग्रेस या बाप पार्टी से गठबंधन करके बांसवाड़ा में चुनाव लड़ेगी या फिर? नहीं, हमारा कांग्रेस बाप पार्टी से गठबंधन का सवाल ही नहीं। हमारा राष्ट्रीय संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जहां पर 18 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और आप देख रहे हो, देश में लगातार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा ये विचार है सभी कार्यकर्ताओं का, संगठन का, कि बांसवाड़ा में जो विकास का रास्ता रुक जाता है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, इस परिपाटी को हमको रोकना है। गुजरात में आप देख रहे हो 6 बार से लगातार सरकार है, डेवलपमेंट वहां पर जाके देखिए आप। मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहां पर आप देखिए 4थी बार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर आप उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर देख लीजिए, दूसरा विकास देख लीजिए। राजस्थान में जो कार्य योजना बनती है उसको धरातल पर लाने का प्रयास किया जाता है, तब तक सरकार बदल जाती है। हमारा आज के प्रयास है सभी कार्यकर्ता धरातल से जुड़ करके राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो, ताकि जो मोदी जी के सपने हैं, भाजपा के जो सपने हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जो सपने हैं, वो धरातल पे हम उतार सकते। पक्का आपकी बार प्रमुखता से दावेदारी पेश कर ही लेगा? प्रमुखता से दावेदारी तो करना ही पड़ेगी। तो ठीक है, ये थे खास हमारे साथ में राजेश जी कटारा, जो कि बांसवाड़ा की एसटी रिजर्व सीट हुई है, तो उस वजह से ये अभी शायद कौन से वार्ड में है आप? 4 नंबर वार्ड से है, और सभापति के लिए प्रमुखता से दावेदारी पेश करे। और इनका कहना है कि पहले भजनलाल जी को भी कोई नहीं जानते थे, वो भी के संगठन में जुड़े हुए थे और उनको पार्टी ने पद दिया और आज वो सीएम बनकर बैठे। इसी तरीके से बता रहे हैं कि लालसा तो रहती है कार्यकर्ता के मन में, तो हम भी थोड़ी चाह रहे हैं कि सभापति की ओर आगे बढ़े, ये इनका कहना है। अब देखते हैं पार्टी और संगठन क्या निर्णय लेता है और क्या राजेश जी को टिकट मिलता है। अगर टिकट मिलता है और
जीतते हैं ये तो आपको बताया है कि इनका विजन क्या है, वो भी विजन आपके सामने रखा है। और इनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले चुनावी रणनीति को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।